मुल्लानी जी सहन में चारपाई पर बैठी दोपहर के खाने के लिए सब्जी काट रही थी। वो चांद को घर में आते देख कर हैरत से बोली, बड़ी छेती आ गया है। अब्दुल्ला, तबीयत तो ठीक है? जी, इसने मुख्तसरन जवाब दिया, मगर तब तक मुल्लानी जी की नजर इसके पीछे अंदर दाखिल होते हुए सूटेड बूटेड मर्दों पर पड़ चुकी थी। इन्हें फौरन अंदाजा हो गया कि यही दोनों अब्दुल्ला के जल्दी घर आने की वजह है। अब्दुल्ला इनका तारुफ कराए बगैर हैंड पंप पर जाकर मुंह हाथ धोने लगा। मुल्लानी जी ने इससे पूछने का कष्ट किया, मगर फौरन ही इरादा बदल भी लिया। इसके हूँ हाँ में बात करने की आदत की वजह से जितनी देर में इसकी जुबान से बात निकलती, आगे वाला सवाल करके तंग आ जाता। इसलिए वो बराह रास्त इन दोनों से बोली, आप लोग कौन हैं? मुनीर हसन जवाब देने के बजाय सवाल किया, मौलवी अब्दुल खालिक से मुलाकात हो सकती है? उन्होंने इस्बात में सर हिलाया, फिर चारपाई से उठती उनसे बोली, आप लोग बैठे, मैं मौलवी साहब को बुला कर लाती हूँ। फिर चलती हुई दरवाजा खोल कर दुकान में चली गई। चारपाई पर बैठकर आफाक ने वजदान को देखा। तौलिए से हाथ खुश करता वो बज़ाहिर पुरसुकून लग रहा था, मगर आफाक इसके अंदर के इज़्तिराब को महसूस कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब के सलाम करने की आवाज को सुनकर आफाक इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। फिर मुनीर हसन के साथ फौरन ही इस बुजुर्ग शख्स के एहतराम में खड़ा हो गया। इन दोनों से बारी बारी हाथ मिलाया। मौलवी साहब ने इन्हें बैठने को कहा और खुद भी इनके साथ ही बैठ गए। वो दोनों सोच ही रहे थे कि कहाँ से बात शुरू करें कि मौलवी साहब इनकी मुश्किल आसान कर दी। आफाक ने मुनीर हसन की तरफ देखा, फिर मौलवी अब्दुल खालिक को देख कर बोला, ये मेरे वालिद हैं, एडवोकेट मुनीर हसन, और मेरा नाम आफाक है। मैं वजदान का पुराना दोस्त हूँ। फिर उनको उचंबे में पड़ता देखकर फौरन बोला, मेरा मतलब है अब्दुल्ला का। वो रुका, फिर खोया हुआ। असल में मौलवी साहब, बात यह है कि जिसे आप अब्दुल्ला कहते हैं वो दरअसल वजदान मुस्तफा है। मौलवी साहब ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन कोई अब्दुल्ला से शनासाई का दावा करता इनके घर चला आएगा। वो पहले तो हैरान हुए, फिर खुश, इसके बाद इनका दिल बैठने लगा। उन्होंने 10 साल तक अब्दुल्ला को अपना बनाकर अपना साथ रखा था, मगर एक पल में ही वो अब्दुल्ला से वजदान होकर पराया हो गया था। वो पराये को अपना कैसे कह सकते थे? रात गहरी हो चुकी थी। चंगवाली की गलियों में अंधेरा और खामोशी अपना राजपाट संभाले हुए थी। गहरी नींद ने गांव के सब लोगों को दबोच रखा था। हाँ, मगर मौलवी अब्दुल खालिक के घर की चौखट पर रत जगह पहरा दे रहा था। मौलवी साहब, मुल्लानी जी, मुनीर हसन और आफाक अंदर कमरे में जमीन पर दरी बिछाए बैठे थे। दरमियान में लालटेन जल रही थी, जिसकी जर्द रोशनी में इनके साए दीवार पर थिरकते हुए महसूस हो रहे थे। चारों खामोश थे, मगर इस खामोशी से पहले महफिल में किस्सा गोई चल रही थी। वजदान की दास्तान सुनाई गई, फिर अब्दुल्ला की कहानी बयान हुई। कहानी खत्म हुई तो अल्फाज भी खत्म हो गए। वजदान की जिंदगी के 10 सालों का जिया आफाक को थका रहा था। आफाक ने हल्के से गर्दन को मोड़कर दरवाजे से बाहर सहन में फैले खूब अंधेरे को देखा और गोया हुआ, कहते हैं कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इसे बदल कर रख देता है। मगर वजदान की जिंदगी में ऐसा एक नहीं बल्कि कई मोड़ आए हैं, और हर बार की तब्दीलियों ने इसे इतना बदल दिया है कि ढूंढने से भी मुझे इसमें वो वजदान नहीं मिलता जो कॉलेज में मेरे बराबर वाली सीट पर बैठता था। मेरा वो खोया हुआ दोस्त मुझे बहुत याद आता है। आफाक की आवाज बोझल हो गई। मौलवी साहब ने इसे देखा, फिर यूं लगा जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन उन्होंने खामोशी से नजरें फेर ली। मौलवी साहब, आपका ये एहसान तारीफ के लायक है कि आपने इतने बरसों तक वजदान को सहारा दिया, लेकिन फिर भी आपसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत मुनीर हसन? वो इनकी तरफ देख कर बोले, आपको वजदान के माँ-बाप की हालत का अंदाजा तो होगा ही। आपके पास 10 साल का वक्त था। आपने क्यों वजदान से इसके घर के बारे में सवाल नहीं किए? उसकी ज़हनी हालत तो इस काबिल ही नहीं थी कि घर लौट जाता, लेकिन आप तो इसके घर वालों से राब्ता कर सकते थे। ये कोताही तो हुई है हमसे। वो सर आह खींच कर बोले, लेकिन इसकी भी वजह थी। वजदान जब यहाँ आया तो इसकी ज़हनी हालत आपके अंदाजे से कई गुना बदतर थी। वो हकीकतन पागल हो चुका था। भला एक पागल शख्स अपने बारे में क्या बताता? अक्सर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता और न जाने क्या क्या बोलता चला जाता। मैं बहुत गौर से सुनता कि शायद कुछ अखज़ कर सकूं, मगर इसकी बेरब्त बातों में मलीहा के सिवा माजी की कोई याद नहीं मिली।
फिर कुछ देर ठहरने के बाद वो फिर से बोले, आज से पहले मुझे मलीहा का नाम नहीं मालूम था, मगर बेखुदी के आलम में वो अक्सर मलीहा का जिक्र करता जाता। धीरे धीरे मैं इसकी बातों से बहुत कुछ समझ गया, ये भी कि इसे मलीहा के सिवा कुछ याद नहीं, यहाँ तक कि वो खुद को भी भूल चुका है। इसीलिए दानस्ता मैंने इससे कभी इसके बारे में नहीं पूछा। अपने वजूद का बोझ उठाने के लिए इसकी ताकत कम पड़ गई थी। इसके जहन पर नया बोझ क्या डालता। डर लगता था कि सांस के तार की तरह इसके असाब आखिरी हद तक तने हुए हैं, कहीं हाथ लगाने से टूट न जाए। भरे गिलास को ठेस पहुंचाना अक्लमंदी नहीं। फिर अब तो वो खुद में सिमट गया है। पहले मलीहा के लिए बड़े झगड़े करता था, अब तो कई साल हो गए कभी दौरे की हालत में भी इसका जिक्र नहीं किया। वजदान को दौरे पड़ते हैं। आफाक के कान खड़े हो गए। मौलवी साहब ने तजबजब से इसकी तरफ देखा, जैसे सोच रहे हो बताएं या ना बताएं। फिर कुछ सोच कर बताने लगे। वो कहता है इसे मलीहा नजर आती है। आफाक और मुनीर हसन को सांप सूंघ गया। उन्होंने बेख्तियार एक दूसरे की तरफ देखा। इसका मतलब तुम्हारा शक सही है। वो अब तक तबाह हाल है। आफाक की जबान गंग हो गई थी। वो उठा और बाहर निकल गया। अंधेरे में सफेद शलवार कमीज की झलक देखकर आफाक पीपल के दरख्त के पास आ गया। फासला कम हुआ तो चांद की हल्की सी रोशनी में वजदान के चेहरे के नकूश भी देखने लगा। लेकिन आफाक को बस इसका चेहरा ही वजदान के जैसा लगा, बाकी तो वो अजनबी था। इसे देखते हुए आफाक को शिद्दत से 25 साल का वजदान याद आने लगा, जो बेफिक्रा सा नौजवान हुआ करता था। वो संजीदा मगर खुशमिजाज था, हम हवा खुद में मगन रहने वाला। इसकी तबीयत की सादगी से लोग बिला वजह ही इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, मगर इसकी जात में बहुत गहराई थी। इसके जज्बात अंदर ही कहीं छुपे रहते और सतह पर कोई हलचल ना होती। वो हर वक्त मुतमईन से अंदाज में मुस्कुराता रहता, लेकिन इस वक्त आफाक के सामने 35 साल का ऐसा मर्द खड़ा था जो खुद से ताल्लुक तोड़ चुका था। इसके अंदर इस्तिराब की लहरें उठा करती थी, लेकिन इसने चेहरे पर सुकून हो रखा था, ऐसा सुकून जिसमें जामिद चुप थी। इसे देखकर हर बार लगता कि वो गहरी सोच में है, लेकिन आफाक को पता था अब इसके दिमाग को सोचने की आदत नहीं रही है। वो 10 साल से जिंदगी को इस तरह से जी रहा था जैसे आखिरी पल बचे हों। आफाक इसके बिल्कुल सामने खड़ा था, मगर इससे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वजदान को इसकी मौजूदगी का इल्म है भी या नहीं। वो पलके झपकाए बगैर जमीन को देख रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ था? वजदान के वजूद में कोई हरकत नहीं हुई। वो यूं ही खामोश रहा। जिस तरह तुम्हें ढूंढा है, अगर दरिया में से सुई तलाश करते तो शायद वो भी मिल जाती, लेकिन तुम नहीं मिले। एक बार एक मुबहम ही खबर आई थी कि तुम्हें शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर देखा गया है, मगर मैंने वो खबर तुम्हारे घर वालों से छुपा ली, क्योंकि इस खबर में तुम्हारे पागलपन की तस्दीक थी। लेकिन मैंने और साजिद ने तुम्हें सिंध में हर जगह तलाश कर लिया, पुलिस की मदद ली, अखबारों में इश्तिहार छपवाए, यहाँ तक कि मुजम्मिल भाई ने तो अपनी नौकरी तक छोड़ दी। 3 साल वो तुम्हारी तलाश में दर दर भटके हैं। वो तो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक हो आए। फिर जैसे जैसे तुम्हारे मिलने की उम्मीद कम होती गई, इनकी हिम्मत भी जवाब दे गई। अंकल तो पहले ही इनके आसरे पर थे, बिल्कुल ही ढह गए। आंटी को हमेशा ये गिल्ट परेशान करता रहा कि तुम इनसे नाराज होकर चले गए। मैं कभी इन्हें मलिहा के इंतकाल के बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर सका। डरता था कहीं वो सचमुच ना मर जाए। फिर लंबी खामोशी के बाद पूछने लगा, क्या हम तुम्हें कभी याद नहीं आए? वजदान ने आहिस्ता से सर दाएं बाएं घुमाकर इनकार में जवाब दे दिया। कमाल है। आफाक को गुस्सा आ गया। हमने वहां अपनी जिंदगियां हराम कर ली और तुम यहाँ अब्दुल्ला बने आराम से जी रहे हो। मैं आराम से नहीं हूँ आफाक। आफाक को इसके चेहरे के तासुरात का तो अंधेरे की वजह से ठीक अंदाजा नहीं हुआ, मगर ये कहते हुए इसकी आवाज का ठहराव आफाक को सुई की तरह चुभा था। बेख्तियार इसे गले लगा को थपकते हुए आफाक कहने लगा, सब ठीक हो जाएगा वजदान, तुम फिक्र मत करो। आफाक की आंखें पुरनम थीं। तहज्जुद का वक्त हो चला था। चारपाई पर खुली आंखों से चित लेटा वजदान उठ बैठा। उसने एक नजर सोए हुए मुनीर हसन और आफाक पर डाली, फिर उठकर मौलवी साहब की चारपाई के पास आ गया और इन्हें जगाने के लिए इनके बाजू पर हाथ रख कर हिलाया। वो भी जाग रहे थे। इसके हाथ रखते ही आंखों पर से बाजू हटाकर इसे देखने लगे। इन्हें जागता देखकर वजदान पलटने लगा तो मौलवी साहब ने हाथ पकड़कर इसे रोका, फिर अपने साथ बिठा लिया। बैठ जाओ अब्दुल्ला, तुझसे तो बातें कर लूं, फिर तो तूने चले जाना है। मैं कहाँ चला जाऊंगा? इसने हैरत से पूछा तो मौलवी साहब झंझला गए।
तेरा ध्यान भी पता नहीं किधर रहता है। खाने पर मुनीर हसन बता तो रहा था कि कल कराची के लिए रवाना हो जाएगा। वैसे यहाँ इसका काम अभी खत्म नहीं हुआ, पर कह रहा था बाद में आकर निपटा लूंगा। अभी तो इससे तुझे तेरे माँ बाप से मिलाने की जल्दी है। मैं कैसे जा सकता हूँ मौलवी साहब? इसकी आवाज में तजबजब था। वो इसकी तरफ देखकर बोले, क्यों, तेरे माँ बाप से मिलने को दिल नहीं कर रहा? हाँ, लेकिन बात अधूरी छोड़कर वो कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगा, जिसके पास मुल्लानी जी बच्चे को साथ लिए हुए कमरे में थी। पता नहीं वो भी सोई थी या इन दोनों की तरह जाग रही थी। मौलवी साहब ने इसकी नजरों के ताक़ुब में देखा, फिर जैसे इसकी उलझन को पा गए। तो हाजरा की परवाह मत कर, तेरी सगी माँ ने तेरे बगैर 10 साल काटे हैं, ये भी गुजारा कर लेगी। पर मौलवी साहब, चल रहने दे अब्दुल्ला, मुझे पता है तू नफलों का भूखा है। पहले फर्ज पूरे कर ले, नफलों की बारी तो बाद में आएगी। वो इसके बाद काट कर बोले तो वजदान ने तीरे से कहा था, मेरा नाम वजदान मुस्तफा है मौलवी साहब, और मैं अब्दुल खालिक हूँ। वो इसकी तरफ देख कर मुस्कुराए, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, खैर हो वकील साहब, 10 साल बाद तारुफ का ख्याल आया है, फिर एकदम संजीदा हो गए। चलो आया तो सही, करम है मालिक का। जिसने आज तक तेरे लिए रास्ता बनाया है वो आगे भी राहें खोलेगा। तू बस देखता जा। फिर आसमान पर नजर डाली। चल उठ वजदान मुस्तफा, तहज्जुद का वक्त निकला जा रहा है। फजर की नमाज के बाद मुनीर हसन आफाक भी मस्जिद में बैठे वजदान की तिलावत सुन रहे थे। तिलावत खत्म हुई। मौलवी अब्दुल खालिक मस्जिद में मौजूद लोगों से मुनीर हसन और आफाक का तारुफ कराने लगे। इसके बाद उन्होंने वजदान का तारुफ कराया तो सब के सब हैरत में पड़ गए। उन्होंने तो अब्दुल्ला को अपना हिस्सा मान लिया था। आज इसकी अपनों में वापसी थी। खुशी और गम की मिली जुली ही कैफियत थी। इनके मस्जिद में बैठे बैठे ये खबर गांव में फैल गई। लोग तस्बीह के लिए मस्जिद में आने लगे। वो लोग वहां से उठकर घर आए तो यहाँ भी औरतें जमा थी। अब्दुल्ला तो जाना पहचाना था, पर वजदान अजनबी था। सब औरतें इस अजनबी के बारे में सवाल कर रही थी। मौलवी साहब की हिदायत पर मलीहा का नाम लिए बगैर मुल्लानी जी ने नपे तुले जवाब देती जा रही थी, और पास खड़ा 9 साल का बच्चा इन मालूमात को तेजी से दिमाग में फीड करता जा रहा था। इन मालूमात में सबसे जानलेवा खबर थी, आज अब्दुल्ला अपने घर चला जाएगा। इस खबर ने बच्चे को सहमा दिया। वजान को अंदर आते देखकर वो भागता हुआ इससे लिपट गया, फिर मासूमियत से सर उठाकर इसकी तरफ देखने लगा। वजान को उसकी ये अदा बहुत पसंद थी। इसने मुस्कुराते हुए शफकत से इसके सर पे हाथ रखा तो बच्चा सहमी हुई आवाज में बोला, अब्बू, मुल्लानी जी कह रही है अब चले जाएंगे। उसके बालों में गर्दिश करती वजदान की उंगलियां साकित हो गई। इसे चुप देखकर बच्चे ने फिर सवाल किया, बताए ना अब्बू, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? वजदान घुटना जमीन पर टिकाकर इसके मुकाबिल बैठा, फिर अपने साथ लगाकर इसके गाल चूमते हुए बोला, मैं कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा। इस एक जुमले ने बच्चे को पुरसुकून कर दिया और इसने अपनी बाहें वजदान के गले में डाल दी। वजदान को शरारत सूझी। इसने एकदम से बच्चे को गुदगुदाया तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलवी साहब हंसकर बोले, देख रहे हैं मुनीर हसन, बाप कौन सा कम है, पर बेटा तो बाप से भी 4 हाथ आगे है। फिर इन दोनों की तरफ आए और बच्चे को हाथ पकड़कर वजदान के हल्के से निकालकर अपने सामने किया और बोले, भला ये कोई पूछने की बात थी जो तुमने पूछी है? बच्चे तो माँ बाप के साथ ही रहते हैं, अब जहाँ तुम्हारे अब्बू जाएंगे तुम भी वहीं जाओगे। क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? मुल्लानी जी तड़प उठी। अब्दुल्ला के तो वारिस आए हैं, इनको कैसे इनकार करें? हक बनता है, पर इसे क्यों मुझसे दूर कर रहे हैं? मौलवी साहब ने बेटे बेटे गर्दन मोड़ कर उन्हें देखा, फिर वजदान की तरफ हाथ से इशारा करके कहने लगे, इसका वारिस ये बेटा है, हक बनता है इसका, अगर इनकार कर सकती है तो कर दे। और मुल्लानी जी ने बेसाख्ता रोते हुए चादर का पल्लू मुंह पर रखकर चेहरा छुपा लिया। आफाक ने अपने पापा की तरफ देखा, फिर दोनों वजदान को देखने लगे, जो सर झुकाकर खड़ा बेचैनी से पहलू बदल रहा था। मौलवी साहब एक नजर इसके बेचैन चेहरे पर डालकर बोले, तुझे पता है अब्दुल्ला तेरे घर में क्यों है? मुल्लानी जी से पूछकर वो खुद ही कहने लगी, क्योंकि मैं तेरे आंगन में इसके नाम का तावीज गड़ा है और ये है इसका तावीज। उन्होंने बच्चे के शाने पर हाथ रखा। ये नहीं गया तो अब्दुल्ला नहीं जाएगा, इसका जाना जरूरी है। हाजरा, इसके जाने में रुकावट ना डाल। माँ बाप की आंखें तरस गई होंगी, 10 साल कम नहीं होते। मेरा आंगन खाली हो जाएगा मौलवी साहब, वो सुती हुई आवाज में बोली। तुझे पता तो है जिसने दिए हैं वो लेने पर भी कादिर है, फिर दिल क्यों लगाया हाजरा? इनकी आजारगी बताई थी कि दिल तो वो भी लगा चुका था। वो उठकर वजदान के पास आए। पहले लगता था इसे इसकी माँ अपने लिए पैदा करके छोड़ गई, पर अब यकीन हो चला उसकी माँ ने तेरे लिए पैदा किया था।
सोने रब का यही खेल है, बंदा बंदे से जुड़ा रहे इसलिए तकदीरें मिला देता है। अब अगर इसकी तकदीर ही तेरे खाते में लिखी है तो कोई क्या रोके। जा इसे भी अपने साथ ले जा। शुक्रिया मौलवी साहब। कल से जो बेचैनी इसमें फैली थी वो एकदम से खत्म हो गई। अब वो पुरसुकून नजर आ रहा था। फिर इसने जाकर पीछे से मुल्लानी जी के कंधों पर हाथ रख दिए। दिल छोटा क्यों करती हैं मुल्लानी जी? मैं कोई हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मैं आपसे मिलने आया करूंगा। मुल्लानी जी ने इसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा और गलोगीर आवाज में कहा, जल्दी जल्दी आना अब्दुल्ला, तेरे बगैर जी उदास रहेगा। अब ये सब छोड़ और जल्दी जाकर हांडी रोटी का कर। दोपहर के खाने के बाद चौधरी साहब की गाड़ी आ जाएगी इन्हें लाहौर ले जाने। वहां से कल सुबह इन्हें कराची की फ्लाइट पकड़नी है। वो इनका ध्यान बटाने के लिए तेज-तेज बोलने लगे। कमरे में आकर इसने बैग अलमारी पर से उतारकर बिस्तर पर रखा, फिर अलमारी में से अपने और अपने बेटे के कपड़े निकालकर बैग करने लगा। मुनीर हसन और आफाक दोपहर के खाने पर चौधरी नवाज की हवेली में मौजूद थे। खाने के बाद वो दोनों रुखसत लेकर चल पड़े। आफाक ने कल वाली जगह पर ही जीप रुकवा ली और बाकी का रास्ता पैदल तय करके बाप बेटे मौलवी साहब के घर पहुंचे तो वहां मेला लगा हुआ था। सब घर वाले वजदान को अल्लाह हाफिज कहने दरवाजे पर जमा थे। सबसे फर्दन फर्दन मिलते वजदान ने इन दोनों को आते देखा तो बाकी सब को छोड़कर मौलवी साहब के गले लग गया। फिर अलग होकर कहने लगा, मैं इन लोगों में से था जिनका ईमान मशरूत होता है, जब तक दुआएं कबूल होती रहती हैं, अल्लाह की हम्दो सना करते रहते हैं। पर जहां अपनी मर्जी में 19-20 का फर्क आया, अल्लाह पर से यकीन ही उठ गया। मानते ही नहीं है कि वो कादिर मुतलक है, पर इसकी कुदरत को हम अपने ख्वाहिशात के ताबे भी करना चाहते हैं। चाहते हैं कि वो वही करे जो हमारी मर्जी है, और अगर ऐसा ना हो तो झगड़ने लगते हैं, जैसे नाऊज़ बिल्लाह वो हमारी मर्जी का पाबंद है और हमारी मंशा से हटकर इसने कोताही की है। अल्लाह पर एतराज उठाना कुफ्र की निशानी और बदनसीब लोग कुफ्र की पस्तियों में उतरते चले जाते हैं। मगर बेखबरी ऐसी के सर उठा के फख्र से कहते हैं, हम साहिब ईमान हैं। मैं कुफ्र के गड्ढे में गर्दन तक धंस चुका था और करीब था कि वो मेरे दिल पर कुफ्र की मोहर लगा दे, लेकिन आपने हाथ पकड़कर मुझे इन पस्तियों से निकाल लिया। मौलवी साहब यूं मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे ने नादानी की बात कह दी हो। ओ झलिया, किसी दिल में ईमान की रोशनी किसी के डाले से नहीं डलती। ये मुआवजा तो अल्लाह के हुक्म से होता है। जब इसने ही तेरी आखिरत संवारने का बेड़ा उठा लिया, तो फिर तू कौन होता है अपनी आग पर खराब करने वाला। कभी कभी दिल करता है तुझसे हसद करूं। ऐसा क्या है तुझमें जो उसने तेरे दिल में अपनी लौ को बुझने नहीं दिया। मैं बस इसका बंदा हूँ मौलवी साहब, और अपने बंदों पर एहसान करना इसकी आम बात है। इसके एहसान तो कोई भी नहीं चुका सकता। पर आपके एहसान भी मुझ पर कम नहीं है। आपके पास खाली हाथ आया था, मगर जाते हुए मेरा दामन भरा हुआ है, पुख्ता ईमान, कामिल यकीन और सब्र से, इस्तिकामत से। ये सब मैंने आपसे सीखा है। आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा मौलवी साहब? जो कुछ भी यहाँ सीखा है इसे उम्र भर याद रखना और अमल भी करना। एहसान उतर जाएगा। मौलवी साहब बड़ी मतानत से एहसान उतारने का तरीका बता रहे थे, फिर इसका शाना थपथपा कर बोले, अल्लाह हाफिज। और वो अल्लाह हाफिज कहता दोबारा इनके गले से लग गया। फिर इनसे मिलकर मुल्लानी जी के पास आया जो बच्चे को साथ लगाए खड़ी थी। अल्लाह हाफिज मुल्लानी जी। मुल्लानी जी को बाजू में लेकर इसने कहा, फिर अपना सर उनके आगे झुका दिया। वो जान के सर पर हाथ फेर कर बोसा देकर बोली, अल्लाह के सुपुर्द। चलो वजदान, देर हो रही है। आफाक इसके पास आकर बोला, मैं बस बैग लेकर आता हूँ। वो सर हिलाकर कहता दरवाजे से अंदर सहन में आ गया। इसने कंधे से उठाने के लिए बैग का स्ट्रिप हाथ में पकड़ा ही था कि किसी ने बैग पर हाथ रखकर दबाव डालकर इसे रोक दिया। इसने पलटकर इस नाजुक हाथ को देखा, फिर सर उठाकर सामने देखते ही इसके अंदर हलचल मच गई। मलिहा दोनों पांव ऊपर रखे चारपाई पर बैठी थी और उसने अपना दायां हाथ बढ़ाकर बैग पर रखा हुआ था। इसे अपनी आंखों की गहरी झीलों में तुगयानी थी। इसके चेहरे पर एक खौफ सा था और गद्दार होठों की कपकपाहट खामोशी की जबान से वजदान को रुक जाने के लिए कह रही थी। वो यकीनन बेबसी की इंतहा होती होगी जहां एक की आंखें डुबडुबा जाएं। वजदान स्ट्रिप वाला हाथ नीचे गिराता चारपाई पर बैठ गया। मैं क्या आपको भूल जाता हूँ जो बार बार याद दिलाने चली आती हैं? कैसे यकीन दिलाऊं कि आप यहाँ हो? चाहो तो भी मरते दम तक आपको भुला नहीं सकता। कहते कहते इसने अपने दिल पर हाथ रख दिया था। सरगोशियों में कहा, कौन जाने जिंदगी का मौत से कितना फासला है, पर आपका यूं आना जाना मुझे मरने से पहले 1000 बार मार देगा।
अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करे, जब तक सांसें हैं तब तक तो जी लेने दे। ये इल्तिजा गिरा गुजरी मलिहा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। फैजान में इस मंजर को देखने की ताब नहीं थी। धीरे से बोला, मुझे इजाजत दीजिए। मलिहा ने सख्ती से पलकों को बंद किया और सारे आंसू एक साथ गिरा दिए। फिर धीरे से अपना हाथ समेट कर उठा लिया। आज शायद मलिहा को सचमुच वजदान पर रहम आ गया था। वजदान ने बेयकीनी से इसे देखा, जो चेहरे को जरा सा मुड़ी यूं दूसरी तरफ देख रही थी, जिसे इसका जाना देखा न जाएगा। वजदान का इसके पास से उठने को दिल नहीं चाह रहा था। जानता था इसका जाना मलीहा से सहा नहीं जाएगा। लम्हा लम्हा किसी को खुद से दूर होते देखना आसान नहीं है, और ये मुश्किल काम हमेशा वजदान ने किया था। मलीहा को बस एक बार इसे खुद से दूर जाते देखना पड़ा, और इस दिन वजदान के जाने से मलीहा की जान चली गई थी, मगर जाना मजबूरी थी। वजदान ने नजर चुरा के स्ट्रिप कंधे पर रखा और आहिस्तगी से उठ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर इसने बेख्तियार पलट कर देखा, वो जा चुकी थी। वजदान को शिकायत सी होने लगी। खुद से मेरा जाना देखा नहीं जाता और मुझे बार बार इस इम्तिहान में डालती है। फिर वो मुड़ा और दरवाजे से निकल गया। आफाक को मौलवी साहब की बात पे यकीन नहीं आया था, पर जो अपनी आंखों से देखा इसे कैसे झुठलाता। उतम बहुत समझदार की तकलीद में घर से बाहर आ गया। जिंदगी का ये नया मोड़ यू टर्न साबित हुआ था। वजदान अजीब नजरों से अपने घर के गेट को देख रहा था, जहां से 10 साल पहले एक कयामत की रात को इसने एक दिल दिला देने वाले सफर का आगाज किया था। आज वो सफर खत्म हुआ। आफाक ने टैक्सी की डिग्गी में से बैग निकालकर पैसे देकर ड्राइवर को फारिग किया, फिर गेट के पास आकर घंटी बजा दी। 11-12 साल के बच्चे ने छोटा गेट खोलकर बाहर कदर निकाली, फिर पूरा बाहर आ गया। आफाक अंकल, आप आ गए और लाहौर से मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आए हैं ना? ओ नो, आफाक ने अपना माथा पीटा। सॉरी जवार बेटा, तुम्हें चॉकलेट्स अभी नहीं मिल सकती। वो मेरे सामान में है और सामान मैंने एयरपोर्ट से ही पापा के साथ घर भेज दिया। चलो खैर, शाम में ले आऊंगा। बच्चे को उदास होते देखकर आफाक जल्दी से बोला, प्रॉमिस? उसने उंगली दिखाकर मशकूक अंदाज में कहा। पक्का प्रॉमिस? तो ठीक है, मगर मनाइल को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो मोटी सारी चॉकलेट्स खा जाएगी। इसने फौरन राजदारी का वादा लिया। ठीक है, नहीं बताऊंगा। ये कौन है? अब इसकी नजर सर उठाकर अपने घर को देखते वजदान पर पड़ी थी। आफाक के होंठ मुस्कुराने लगे, फिर वो बच्चे के पास आकर सरगोशी से बोला, जाकर दादी से कहो वजदान चाचू आए हैं। ये वजदान चाचू हैं? वो इतनी जोर से बोला कि आफाक कानों पर हाथ रखकर पीछे को हट गया। वजदान भी इस तरफ देखने लगा था। ये सरप्राइज मेरे लिए नहीं है, अंदर जाकर दादी को बताओ। और हाँ, आवाज इससे दुगनी होनी चाहिए, वो कान मसलते हुए कह रहा था। अरे जाना यार। आफाक ने आंखें फाड़ कर वजदान को देखते बच्चे को जबरदस्ती अंदर की तरफ धकेला। वो भी जैसे होश में आ गया और चिल्लाता हुआ अंदर भागा, दादी दादी, वजदान चाचू आ गए। इसे भेजकर आफाक ने बैग उठाकर कंधे पर रखा, फिर जैसे बच्चे की उंगली पकड़कर वजदान से कहा, जनाब, आपको आपके घर में आने का दावतनामा मैं तो दूंगा नहीं, इसलिए खुद ही अंदर आ जाए। और वो बच्चे को लिए अंदर चला गया। जवार के लाउड स्पीकर ने काम दिखा दिया था। आयशा, मुस्तफा और अनीका आगे पीछे सताए चेहरों के साथ बरामद हुई थी, मगर आफाक को देखकर इनकी आंखों की जोत बुझ गई थी। तभी वजदान सर छोटे से गेट से अंदर आया। वो सीधा हुआ और इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही आयशा मुस्तफा दीवानी हो गई। वो तेजी से इसकी तरफ आई और इसे अपने साथ लिपटा लिया। सावन भादों की तरह इनकी आंखें बरस रही थी। फिर इसका चेहरा अपने हाथ में लिए पलके चपक चपक कर इसे देखने लगी। कैसे हो बेटा? थक चुका हूँ, इसने धीरे से कहा, और आयशा मुस्तफा की ममता उमड़ आई। माँ वारी कहकर इसका सर अपने सीने से लगा लिया। वो बेतहाशा इसके सर और शानों को चूम रही थी। इसे माँ का चेहरा याद आया था या ही नहीं, मगर ममता ने अपनी पहचान करा दी थी। बचपन में जब वो खेलते खेलते थक जाता तो माँ की गोद में आकर सो जाता। आज तो इसके साथ बरसों की थकन थी। इसने अपने बाजू इनके गिर्द फैला लिए और आंखें सुकून से बंद कर ली। आयशा, ये जवाहर क्या कह रहा है? मुस्तफा अजीम की कांपती आवाज पर वो इनकी तरफ मुड़ी और वजदान इनकी तरफ सामने हो गया। वजदान, उन्होंने सरगोशी में इसका नाम लिया, फिर वो धीरे धीरे इसकी तरफ चले आए। इनके कदमों में लड़खड़ाहट थी, उनका चेहरा जज्बात से सुर्ख हो रहा था। वो बेयकीनी से इसे देखते रहे, फिर खींच कर इसे गले लगा लिया। कितनी ही देर वो इसे सीने से लगाए खड़े रहे। आखिर आफाक आगे आया। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अंकल, आए अंदर चलकर बैठते हैं। चले भाभी, सबको अंदर ले आए।
इसने गुमसुम खड़ी अनिका से कहा, जो रो भी रही थी और हंस भी रही थी। वो चौंकी, फिर जल्दी-जल्दी कहने लगी, हाँ, हाँ, अंदर चलो। आए अम्मी, अब्बू, आप भी चलें। वह जान के बाजू पर हाथ रखकर इसका चेहरा गौर से देखते हुए बोली, बहुत इंतजार किया है तुम्हारा। अब आए हो, दरवाजे पर ना खड़े रहो। सबको बिठाकर लाउंज के पंखे चलाती वो खुद भी बैठ गई, मगर फौरन ही उठ गई। अरे, मुजम्मिल को बताने का ख्याल ही नहीं आया। मैं उन्हें फोन करके आती हूँ। वो फोन करके लौटी तो हर कोई खामोश था। बड़े सोफे पर मुस्तफा अजीम वजदान को पहलू में लिए बैठे थे, जो साकित नजरों से टेबल को घूर रहा था। दूसरी तरफ इसका हाथ पकड़कर बेटी आयशा थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आंसू भी पोंछती जा रही थी। आफाक अलग वजदान के बेटे को साथ लिए गुमसुम बैठा था और खुद अनीका के दोनों बच्चे कोने में छुपे आने वालों का जायजा ले रहे थे। अनीका इस खामोशी पर हैरान हुई। ये क्या भाई, इतने सालों बाद वजदान लौटा है, फिर भी गुमसुम बैठे हैं। क्या बोले अम्मी और अब्बू और आप? जरा साहबजादे के कान तो खींचे, आखिर इसने हमें इतना परेशान क्यों किया? सवाल तो बहुत से करना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। मुझे तो आज भी यकीन नहीं आ रहा कि बचान मुझे छोड़ के जा सकता है। ये मेरे बगैर 10 दिन नहीं रह सकता था। आज 10 साल गुजार कर आया है। मैंने 10 साल नहीं गुजारे अब्बू, 10 सालों ने मुझे गुजार दिया। इनकी बात पर वजदान अजीब लहजे में बोला, कैसी बातें कर रहे हो? आयशा मुस्तफा को इसका ठहरा हुआ लहजा खौफजदा कर रहा था। कुछ तो माँ बाप का ख्याल करो वजदान, तुमने पहले ही बहुत दुख दिए हैं। ये कहकर वो रोने लगी तो अनिका उठकर इन्हें चुप कराने लगी। गेट पर किसी ने बेल बजाई। क्या बात है, मुजम्मिल तो भाई के आने का सुनकर उड़ के आ गए। मुजम्मिल की आमद का अंदाजा लगाकर अनीका कहते हुए उठ गई। कुछ सेकंड पर मुजम्मिल दौड़ता हुआ लाउंज में आया था। मुजम्मिल, देखो जरा कौन आया है। मुस्तफा अजीम अब समझ चुके थे, मुस्कुराकर बोले, आपने इससे पूछा ये अब यहाँ क्यों आया है? उसका चेहरा तमतमा रहा था। वो जान को देखकर इसकी आंखें चमकने लगी थी, मगर लहजा अजनबियत लिए हुए था। फिर चुटकी बजाकर वजदान को उठने का इशारा करते हुए कहा। वो सख्त आवाज में बोला, उठो और अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं। क्या कह रहे हो मुजम्मिल? इतने सालों बाद तो वो आया है और तुम इसे जाने को कह रहे हो? आयशा बेचारगी से बोली। बाकी में हर कोई इस सूरत हाल पर घबरा गया था। मुजम्मिल दाड़ा, ये यहाँ नहीं रह सकता। मुस्तफा अजीम भड़क गए। बस करो मुजम्मिल, तुम्हें ये फैसला करने का हक नहीं है। इसने जाने का फैसला किया, आपसे पूछ कर किया था। सुकून से बैठे वजदान को अपनी तरफ देखता पाकर गुस्से से बोला तो अनीका परेशान हो उठी। छोड़िए मुजम्मिल, अब तो वो लौट आया है। मुजम्मिल ने इसका हाथ झटकते हुए कहा, अरे इसका क्या भरोसा, कल फिर उठकर निकल पड़े। मुझे क्या ढूंढने के सिवा और कोई काम नहीं? जब दिल चाहा चले गए, जब दिल चाहा आ गए। कोई मजाक है? दिल का मोहब्बत इसकी, जज्बात इसके, बाकी हम सब तो बेहिस हैं। बोलते बोलते वो एकदम आंखों पर हाथ रखकर पलट गया, फिर एकदम मुड़ा और वजदान को बाजू से पकड़कर उठाते हुए अपने बाजुओं में जकड़ लिया। इसने देखा इसकी पलकें नम हो रही थी, फिर वो वार्निंग देने के अंदाज में बोला, अब अगर तुम बताए बगैर कहीं गए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वो इसे गले लगाए कह रहे थे, आइंदा पर क्यों छोड़ते हो मुजम्मिल भाई? अभी तोड़ दे, न टांगे होंगी न कहीं जा सकेगा। करना तो वाकई ऐसा चाहिए। अब तो ये हिस्ट्री शटर हो गया है। आफाक हंसकर बोला, वजदान तुम्हें कहाँ मिला? कुछ देर बाद जब सब नॉर्मल होकर बैठ चुके और अनिका सबको स्क्वैश सर्व कर रही थी, तो मुजम्मिल ने बातों के दौरान आफाक से पूछा। आफाक ग्लास टेबल पर रख कर सोफे पर आगे होते हुए कहने लगा, आपको तो पता है मैं लाहौर गया हुआ था। वहां लाहौर हाई कोर्ट में पापा किसी चौधरी नवाज के हक में लड़ रहे थे, जिनका बॉर्डर के पास वाक़ गांव चिंगवाली में अपना ही गांव के बारसूख शख्स के जमीन के मसले पर तनाजा चल रहा था। पापा की तबीयत पिछले दिनों काफी खराब रही थी, इसलिए जब फैसले की तारीख आई तो मैं पापा के साथ चला गया। फैसला चौधरी नवाज के हक में हुआ और उन्होंने खुश होकर पापा को वहां आने की दावत दे दी। मैंने सोचा अच्छा है, गांव की खुली फिजा में इनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। 2-3 दिन के लिए पापा को लेकर गांव चला गया। वहीं मुझे वजदान मिला। पिछले 10 साल से ये गांव के मौलवी साहब के साथ रह रहा था। मौलवी साहब का जिक्र करते हुए आफाक को वजदान के मुतालिक इनकी वो बात याद आई और वो एक हाथ से पेशानी मसलते सोच में डूब गया। वजदान का बेटा अब तक चुप करके बेटा आंखें घुमा घुमा कर एक एक को देख रहा था, मगर मौलवी साहब का जिक्र सुनकर वो मचल गया और अपनी जगह से उठकर दौड़ता हुआ वजदान के बाजू से आ लगा। अब्बू घर चले बेटा, अब हम यहीं रहेंगे। वजदान ने प्यार से समझाया,
पर वो माना ही नहीं और कहता रहा, नहीं अब्बू, ये घर अच्छा नहीं है, मौलवी साहब के पास चले। अभी तक किसी ने बच्चे की मौजूदगी को अहमियत नहीं दी थी और अब वो मुंह बसोरता बच्चा वहीजान को अब्बू कह रहा था। अफाक को छोड़कर हर कोई इस तरह मुतवज्जा हो गया जो अभी तक अपनी सोच के ताने बाने बुन रहा था। ये तुम्हारा बेटा है? मुस्तफा अजीम हैरत के साथ वजदान से गोया हुए। वजदान ने इनकी तरफ देखकर कहा, हाँ, और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इधर आओ मेरे पास। मुस्तफा अजीम ने हाथ पकड़कर बच्चे को खुद से करीब कर लिया। हम तुम्हारे दादा हैं। हमें बताओ, अब्बू से क्या कह रहे थे? मौलवी साहब के घर जाना है। इसकी फरमाइश पर वो बोले, तुम्हें ये घर पसंद नहीं है? बच्चे ने मुंह बनाते हुए इनकार में सर हिला दिया। मुस्तफा अजीम मुस्कुरा कर बोले, लेकिन आपको ये घर तो अच्छा लगना चाहिए। ये आपके दादा का घर है, आपके अब्बू का घर है, मेरा नहीं है। बच्चा काफी होशियार था, लिस्ट में अपना नाम ना पाकर पूछने लगा। मासूमियत से पूछे गए इस सवाल की चालाकी पर सब हंस पड़े तो वो फिजल सा हो गया। मुस्तफा अजीम इसे प्यार करते हुए बोले, सबसे ज्यादा तो ये घर आपका ही है, बल्कि सिर्फ आपका है। अगर मैं और अब्बू तुम्हारा ठीक से ख्याल ना रखे तो हमें घर से निकाल देना। ठीक है। इसके सादतमंदी से कहने पर एक बार फिर सब हंस पड़े। मुझे तो अपने पोते से मिल लेने दे। आयशा बेताब हुई जा रही थी, जल्दी से बोलकर बच्चे को अपने पास बुलाकर गोद में बिठा लिया। मुजम्मिल भी उठकर उनके पास आ बैठा और बच्चे को प्यार करने लगा। मैं तुम्हारी दादी हूँ और ये तुम्हारे ताया अब्बू हैं। उन्होंने अपना और मुजम्मिल का तारुफ करवाते हुए कहा, अगर तुम हमारे पास रहोगे तो ताया अब्बू रोज तुम्हें सैर पर लेकर जाएंगे। रोज? वो रोज को लंबा कह खींच कर बोला, हाँ रोज। जवार और मनाहिल को भी रोज सैर पर लेकर जाता हूँ। तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। फिर वो अपने बच्चों से बोला, जवार, मनाहिल, इधर आओ बेटा, देखो वहीजान चाचू का बेटा आया है। बच्चे कोने से निकलकर बाप के पास आ गए। मुजम्मिल और अनिका इनका आपस में तारुफ कराने लगे तो आयशा वजदान की तरफ मुतवज्जा हुई। बेटे को तो ले आए वजदान, पर बेटे की माँ कहाँ है? इनकी शोखी के जवाब में वजदान पल भर को चुप सा हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, वो तो इसे पैदा करके छोड़ गई। वजदान की झुकी हुई आंखें, रुका हुआ लहजा, इन सबको जिसे सांप सूंघ गया। हंसते मुस्कुराते चेहरे पल भर में झुंझ गए थे। माहौल के बोझलपन को कम करने के लिए मुस्तफा अजीम मसनूई बशाशत का सहारा लेकर बोले, अनीका बेटे, बच्चा लंबे सफर से आया है, जरा इसे नहला धुलाकर कपड़े बदलवाओ ताकि हमारा पोता शहजादा लगने लगे। वो फौरन उठ गई। चलो ताई अम्मी, नहला कर पाला पाला सा बच्चा बना देंगी। आप रहने दे, मैं नहला देता हूँ। वजदान फौरन बोलता हुआ उठ गया। अनीका हंस दी, ये काम औरतों के करने के हैं। वजदान ने मतानत से जवाब दिया, आप ठीक कह रही हैं, मगर इसके पास माँ ही नहीं जो इसका काम करती, इसलिए ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा चलो, मुझे इसके कपड़े तो निकाल दो, मैं प्रेस कर देती हूँ। वजदान ने आफाक के पैरों के पास रखा बैग उठाया और अनिका की तकलीफ में चल पड़ा। इनके जाने के बाद मुजम्मिल ने सोच में डूबे आफाक को देखा, फिर उठकर इसके साथ वाले सोफे पर बैठ गया और अचानक इसकी आंखों के सामने जोर से चुटकी बजाई तो आफाक हड़बड़ा गया। क्यों भाई, ये तुम दोनों दोस्तों को गुम होने की बीमारी है? वो चलते चलते गुम हो जाता है, तुम बैठे बैठे गुम हो जाते हो। मुजम्मिल भाई, मुझे आपसे वजदान के बारे में एक अहम बात करनी है। इसके मजाक के जवाब में आफाक संजीदगी से बोला, क्या बात है? मुजम्मिल भी संजीदा हो गए। देखिए, बात कुछ इस किस्म की है कि आपको हौसले से सुननी होगी। ऐसा क्या हो गया आफाक? आयशा ने तो बात सुनने से पहले ही हाथ पांव छोड़ दिए। आफाक जल्दी से बोला, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं आंटी, इसमें कोई शक नहीं, बात परेशानी की है, मगर ऐसा नहीं कि इस परेशानी को हल न किया जा सके। तुम बात बताओ आफाक। मुस्तफा अजीम को इसकी पहेलियां बुझवाने से उलझन हो रही थी। दो टोक अंदाज में कहकर वो खुद को किसी बुरी खबर के लिए तैयार करने लगे। आफाक ने कहना शुरू किया, दरअसल बात यह कि मलिहा का इंतकाल हो चुका है। इतना बोलकर वो किसी रद्द अमल के इंतजार में रुका, मगर वहां तासुरात बेजान ही रहे, बल्कि इसे रुकता देख कर मुजम्मिल सपाट लहजे में बोला, हाँ फिर? आफाक ने अफसोस से इसे देखा। इतने साल बाद भी इनके दिलों में मलिहा के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अपने अफसोस को झटक कर कहने लगा, फिर ये कि बच्चान इस सदमे को सह नहीं सका और इसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया। ये आम लफ्जों में आप यूं समझ लें कि वो पागल हो गया था। अब आफाक ने इनके चेहरों पर जानकनी के तासरात देखे थे। आफाक का दिल खराब होने लगा। अपने बेटे को सही सलामत देखकर भी इसके गुजरे हुए हाल को सुनकर इतनी परेशानी और मेरी बहन की मौत से भी फर्क नहीं पड़ता। मामला अगर इसके अजीज दोस्त का ना होता तो शायद वो उठ ही जाता, पर कड़वा घूंट भर कर कहता गया,
वजदान मौलवी साहब के पास इसी पागलपन की हालत में पहुंचा था, मगर फिर इनकी कोशिशों और कुछ बच्चे की खातिर आहिस्ता आहिस्ता इसने खुद को संभाल लिया और नॉर्मल इंसान की लाइफ गुजारने लगा। मगर असल मसला यही है कि वो बज़ाहिर नॉर्मल नजर आता है, मगर अभी तक इसकी जहनी हालत ठीक नहीं हुई, और इसका सबूत यह है कि इसे 10 साल पहले की अपनी जिंदगी याद नहीं रही। मुस्तफा अजीम जल्दी से बोले, ये तुम कैसे कह सकते हो जबकि तुमने खुद देखा वो हमसे नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा है। आपको अगर इसका अंदाज नॉर्मल लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने इसके रवैये को महसूस नहीं किया। अंकल, आप महसूस करने की कोशिश तो करें, पता चलेगा कि इसके रवैये और आंखों में कितनी गैरियत है। आयशा बोली, वो गैरियत नहीं, नाराजी है। नाराज तो वो पहले से था, मलिहा के बाद नाराजी और बढ़ गई होगी, इसीलिए वो ठीक तरह से बात नहीं कर रहा। आप समझ नहीं रहे, जब मैं गांव में वजदान से मिला था वो मुझे पहचान नहीं पाया, मुझे इससे अपना तारुफ करवाना पड़ा था। लेकिन अगर वो तुम्हें नहीं पहचाना तो तुम्हारे साथ यहाँ क्यों चला आया? मुजम्मिल ने नुक्ता उठाया। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जानता हूँ कि रोजमर्रा जिंदगी के वाकयात हमारे शऊर में जमा होते रहते हैं। जब हम कोई बात भूल जाते हैं तो दरअसल वो हमारे शऊर से निकलकर लाशऊर में चली जाती है। हो सकता है वैजान के लाशऊर में मेरी पहचान हो, लेकिन इसका शऊर मुझे पहचान नहीं पा रहा, और इसी कंफ्यूजन में ना तो वो मुझे रिजेक्ट कर पा रहा है और ना एक्सेप्ट कर रहा है। इसके मोहतात रवैये से तो ऐसा ही लगता है। बहरहाल ये बात तो कोई ज़हनी अमराज का माहिर ही सही तौर पर बता सकता है कि ऐसा क्यों है। तुम्हारे कहने का मतलब है हम एक मफरूज़े की बुनियाद पर वजदान को पागल करार देकर साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं। मुस्तफा अजीम के लहजे में नागवारी थी। आफाक बुरा मुंह बनाए बगैर आसान से बोले, बात सिर्फ एक मफरूज़े की नहीं है अंकल, वजदान को अलविजन भी होते हैं। कैसे अलविजन? मुजम्मिल ने पूछा। इससे मलिहा नजर आती है, आफाक ने जवाब दिया। वो तीनों कुछ बोलने के काबिल नहीं रहे, मगर आफाक कहता गया, पहले मुझे भी मौलवी साहब की बात पर यकीन नहीं आया था, पर मैंने अपनी आंखों से वजदान को अकेले बैठकर बातें करते देखा है। वो बोलते हुए इस तरह सामने की तरफ देख रहा था जैसे वहां पर कोई मौजूद हो। फिर वो तवक्कुफ के बाद हमदर्दी से बोला, मैं आप लोगों की फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, मुझे भी इस तरह सोचकर बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर वजदान को कोई जहनी मर्ज लाहक है तो फौरन इलाज जरूरी है। पहले ही 10 साल की ताखीर हो चुकी है। फिर तसल्ली देने के लिए कहने लगा, लोग ये समझते हैं कि जहनी मरीज कभी ठीक नहीं होते, मगर ये सोच गलत है। ज़हनी मर्ज़ भी नज़ला ज़ुकाम की तरह होते हैं, इलाज कराने से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इलाज ना कराने से मर्ज़ और भी बिगड़ सकता है। मेरा ख़्याल तो यही है कि अगर एक बार वैज्ञानिक को साइकियाट्रिस्ट से मिलवा लिया जाए, तो बेहतर होगा। वो आहिस्तगी से कहकर चुप हो गया, फिर कुछ देर के बाद जाने के लिए खड़ा हो गया। मैं चलता हूँ। वो जाने के लिए मुड़ा, फिर पलटकर बोला, आप चाहे मेरी बातों पर यकीन करें या नहीं, लेकिन इतनी एहतियात ज़रूर कीजिएगा, वैज्ञानिक से इसके माज़ी के बारे में ऐसी कोई बात ना पूछे जो इसे तकलीफ में कर सकती हो, खास तौर पर मलिहा के बारे में। फिर वो अल्लाह हाफिज कहकर चला गया और वो तीनों इसकी बातों में उलझ गए थे कि इसे खाने पर रोकने का ख्याल ही नहीं आया। क्या बात है, जितनी बार आती हूँ आप लोग खोए हुए मिलते हैं। अनिका लाउंज में आई तो इनकी पुरसोच की परछाइयां देख कर बोली, बच्चन कहाँ है? मुजम्मिल ने कहा, बच्चों के साथ बाथरूम में अपने बेटे को नहला रहा है, साहबजादे ने उधम मचा रखा है। वो हल्के से अंदाज में बोलकर मुस्कुराने लगी तो मुजम्मिल ने इसे देख कर कहा, इधर आकर बैठो। अपने शौहर के लहजे की संगीनी को महसूस करके इसने गौर से सास ससुर का जायजा लिया, और इनके चेहरे भी सते हुए थे। क्या बात है? इसने बैठकर पूछा। फिर मुजम्मिल ने आफाक की कही सारी बातें इसके सामने रख दी। वो सुनकर खामोश हो गई, फिर कहा, अगर वजदान मलिहा के लिए घर छोड़ सकता है तो मुझे हैरत नहीं होगी अगर वो मलिहा की मौत के सदमे से पागल हो जाए। तुम यकीन करती हो? मुजम्मिल बोला, यकीन ना करने की कोई वजह भी तो नहीं है। मलिहा के लिए इसकी फीलिंग्स फिर से छुपी है। और याददाश्त वाली बात? मुजम्मिल ने अब के जरा टेढ़ा सवाल किया। वो सोचते हुए बोली, कहना मुश्किल है, लेकिन मैंने वजदान में गायब दिमागी की कैफियत महसूस की है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो याददाश्त खो चुका है। वो चुप हुई तो मुजम्मिल से बोला, तुमसे ये सारी बातें कहने का मकसद तुम इस बात का ख्याल रखो कि घर में ऐसी कोई बात ना होने जो उसे डिस्टर्ब कर दे। पता नहीं आफाक का अंदाजा सही है या गलत, लेकिन एहतियात करना बेहतर है। मैं ख्याल रखूंगी। फिर मजीद कहा, आप अम्मी अब्बू को लेकर आ जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। वजदान अपने बेटे के साथ खाने के टेबल पर आया। वजदान ने पहले बच्चे को कुर्सी पर बिठाया, फिर अपने लिए कुर्सी खींच कर बैठ गया। इसके बाद वो बेटे की प्लेट में खाना निकालने लगा तो निका इसके हाथ से सालन का चमचा लेकर कहा, तुम आराम से अपना खाना खाओ, इसे मैं खिला दूंगी। और बच्चे के लिए खाना निकालने लगी। वजदान ने इस बार कोई तारस नहीं किया और अपनी प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगा।
अनिका ने बस खाना निकाल कर दिया। इसके बाद वो खुद ही निवाले बना बना कर सफाई से खाने लगा। अनिका इसके बराबर वाली चेयर पर बैठ गई और सालन का डोंगा अपनी तरफ खंड करते हुए इससे बोली, बाथरूम में तुमने उधम मचा रखा था, पर अब कैसे शराफत से खाना खा रहे हो? अब्बू कहते हैं खाने के वक्त शरारतें नहीं करते। छोटे बच्चे की संजीदगी बड़ी पुरलुत्फ थी। वो मुस्कुराकर बोली, बातें बड़ी-बड़ी करते हो, पर तुमने अभी तक अपना नाम तो बताया ही नहीं। आपने पूछा कब? मुस्तफा अजीम को पानी पीते हुए अछू लग गया। संभल कर अनीका, आखिर वकील का बेटा है। फिर उससे बोले, चलो अब पूछ रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? काका। उन्होंने इसका मासूमियत भरा चेहरा गौर से देखा। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि ये बच्चा बहुत होशियार है। इन्हें शक हुआ वो मजाक कर रहा होगा। काका तो अब्बू कहते होंगे, असल नाम क्या है? नाम तो यही है। हिचकिचाकर बोलते वो वजदान को देखने लगा तो मुस्तफा अजीम इससे बोले, वजदान अपने बच्चे का नाम तो बता दो। वो सोच में पड़ गया। नाम तो कोई नहीं है क्या? आयशा हैरान रह गई। हद हो गई वजदान, बच्चा इतना बड़ा हो गया और तुमने अभी तक इसका कोई नाम नहीं रखा। कभी ख्याल ही नहीं आया। वो जज्बज होने लगा तो मुजम्मिल जल्दी से बोला, इट्स ओके यार, इन्हें रखा तो अब रख लेते हैं। बल्कि अब्बू, मेरे बच्चों के नाम में भी तो आपने रखे हैं ना, तो वजदान के बेटे का नाम भी आप ही रख दे। मुस्तफा अजीम खाना छोड़कर नाम सोचने लगे। शायान मुस्तफा कैसा रहेगा? आयशा बोली, एकदम मेरे पोते के शायान शान। क्यों वजदान, नाम पसंद आया? हाँ, शायान अच्छा नाम है। इसे भी दिलचस्पी हुई। इसका मतलब शायान मुस्तफा फाइनल है? मुजम्मिल ने पूछा। बिल्कुल, अनीका ने कहा तो मुजम्मिल बच्चे की तरफ देखकर बोले, अब बताओ भतीजे, तुम्हारा नाम क्या है? उसने एक पल सोचा, फिर मुस्कुरा कर बोला, मेरा नाम शायान मुस्तफा है। वजदान को खाने में जरा भी रग़बत नहीं थी, बस शयान के इंतजार में बड़ी देर के बाद निवाला मुंह में रखता और आराम आराम से चबाने लगता। शयान खा चुका तो इसने भी खाने से हाथ खींच लिया। अरे ये क्या वजदान, तुमने तो कुछ खा लिया ही नहीं। आयशा टोक कर बोली, बस अम्मी, और दिल नहीं चाह रहा है, वैसे भी कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, फिर शाम में बातें करेंगे। उन्होंने खुशदिली से इजाजत देते हुए कहा। मगर वजदान कुर्सी से उठा ही नहीं। इसे सर झुकाकर सोच में डूबे देखकर मुस्तफा बोले, क्या सोच रहे हो? इसे लगा जैसे वो झिझक रहा है। फिर धीरे से बोला, मेरा कमरा कहाँ है? सबने दम साध लिए। 10 क्यों 20 साल भी गुजर जाएं तब भी कोई अपना कमरे का रास्ता नहीं भूलेगा। तुम चलो मैं बताती हूँ। अनीका ने सिचुएशन को संभाल लिया था। वजदान ने शायान का हाथ पकड़ा और अनीका के पीछे पीछे डाइनिंग रूम से निकल गया। मुजम्मिल हाथ में पकड़ने वाला प्लेट में रख कर उठ गया। कहाँ जा रहे हो? मुजम्मिल, पहले खाना तो खत्म कर लो। मुतफ्किर से मुस्तफा अजीम इसे खाने के बीच में उठता देख कर बोले। मुजम्मिल ने पलट कर धीरे से कहा, एक दोस्त को फोन करने जा रहा हूँ, इसके ताया बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। इसका मतलब समझ कर मुस्तफा और आयशा चुप के चुप रह गए। फिर मुस्तफा अजीब पस्त आवाज में बोले, कोशिश करना कल की ही अपॉइंटमेंट मिल जाए। मुजम्मिल ने इनकी तरफ देखा और फोन की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल गया था। मुजम्मिल ने इसकी ये खैर आफाक को भी दे दी थी। एक वही तो था वजदान के रोजो शब का साथी। इसे वजदान के बारे में सब इल्म था। आफाक, तुम 8 बजे तक क्लिनिक पहुंच जाना। मुजम्मिल ने याद दहानी करवाई। जरूर मुजम्मिल भाई, वजदान के लिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुजम्मिल ने अल्लाह हाफिज कहकर फोन रख दिया और नजरें एक नुक्ते पर मरकूज कर ली, जैसे गहरी सोच में हो। आफाक 8 बजे क्लिनिक पहुंचा तो इसे इंतजार नहीं करना पड़ा। वो और डॉक्टर अहमद साथ साथ ही क्लिनिक में दाखिल हुए थे। आफाक ने जब अपना तारुफ कराया तो वो बहुत तपाक से मिले। ओह, तो आप हैं वजदान के दोस्त। मुजम्मिल से फोन पर आपके बारे में बात हुई थी। वो भारी ढील डोल के दरमियानी कामत वाले शख्स थे जिनकी उम्र 60 के पेटे में थी। बच्चों जैसी मासूम चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी। सर के बाल भी सफेद थे, जो इतने हल्के हो चुके थे कि तकरीबन गंजे नजर आते थे। मोटे अचसों की ऐनक पहने इनकी आंखें चमकती महसूस हो रही थी। वो आफाक को साथ लिए अपने रूम में आ गए। अपनी चेयर पर बैठकर उन्होंने सामने कुर्सी पर बैठे आफाक को मुस्कुरा कर देखा तो यूं लगा जैसे कोई बच्चा शरारत पर आमादा हो। फिर दिलचस्पी से बोले, तो बताएं आफाक, मुझे सुनाने के लिए आपके पास क्या है? सुनाने के लिए इतना कुछ है डॉक्टर साहब कि मुझे लगा इस दास्तान की तवालत में उलझकर कहीं कोई अहम बात बताने से न रह जाए। इसलिए मैं अपनी इन यादाश्तों को लिख लाया हूँ जो वजदान से मुताल्लिक हैं। आफाक ने फाइल टेबल पर रख कर इनकी तरफ खसका दी। अरे ये तो आपने कमाल का काम किया है। वाकई तवील गुफ्तगू के दौरान बहुत सी बातें जहन से महू हो जाती हैं। बच्चों की तरह उछलते हुए खुश होकर उन्होंने फाइल पकड़ी। फिर इसके अंदर सफ़ों को हाथ में लेकर तेजी से गिराते देखा
फिर फाइल बंद करके कहा, बस फिर आप जाएं ताकि मैं इन सफ़ों को पढ़ सकूं। जी बिल्कुल, इनके जुमले के साथ ही आफाक खड़ा हो गया। जाते जाते अपना नंबर जरूर देते जाइएगा ताकि अगर मेरे जहन में कोई सवाल आ जाए तो बराह रास्त आपसे कांटेक्ट कर सकूं। श्योर। आफाक ने अपना कार्ड निकालकर इनकी तरफ बढ़ा दिया। साहब रात का खाना खा रहे थे जब फोन बजने लगा। मुजम्मिल, मैं देखता हूँ, कहकर निवाला प्लेट में रख कर उठा और फोन का रिसीवर कान से लगाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ डॉक्टर रहमत अपने मखसूस बेतकल्लुफ़ी अंदाज में बोले, बरखुरदार, हेलो हाय से काम नहीं चलेगा, भाई को लेकर क्लिनिक आ जाओ, अब इससे मिलना ज़रूरी हो गया है। आप वक़्त बता दें, मैं इसे लेकर आ जाऊँगा। देखो मियाँ, वैसे तो हमारे पास 2 हफ्ते तक टाइम नहीं था, मगर वजदान का केस पढ़ने के बाद मुझे लगता है देर नहीं करनी चाहिए। अब अगर तुम सुबह 9 बजे आ सकते हो तो मैं अपनी कल सुबह की अपॉइंटमेंट कैंसल कर देता हूँ। इनकी बात सुनकर मुज़म्मिल जल्दी से बोला, हाँ, हाँ, क्यों नहीं? मैं इसे लेकर सुबह 9 बजे पहुँच जाऊँगा। फिर ऐसा है कि वजदान को क्लिनिक लाने से पहले एक ख़ास चीज़ तुम्हें मुझ तक पहुँचानी होगी। मुजम्मिल ने ध्यान से इनकी बात सुनी और चूंकि खाने के टेबल पर वजदान मौजूद था और फोन डाइनिंग टेबल से बहुत दूर नहीं था, इसलिए मोहतात अंदाज में कहा, आप फिक्र मत करें अंकल, आपकी मतलूबा चीज अब्बू के पास है और मैं इनसे वो लेकर आधे घंटे में आपके घर पहुंच रहा हूँ। फोन रखकर वो मुस्तफा अजीम से बोला, आप जरा अपने कमरे में आएंगे? इन्हें मुजम्मिल के लहजे में गैर मामूलीपन का एहसास हुआ था। वो फौरन उठ गए। चलो, इनके साथ बेटा शायान, जो इन थोड़े से दिनों में ही इनसे हिल गया था, इन्हें जाते देखकर वो भी खाना छोड़ कर उठ गया। शायान, खाना खा कर जाओ। अनीका ने इसे उठते देखकर टोका भी, मगर वो खा लिया ताई अम्मी कहकर मुस्तफा अजीम के कमरे तरफ भागता चला गया। जब वो उछलता कूदता इनके कमरे में पहुंचा तो वो स्टडी टेबल का दरवाजा खोलकर खड़े थे। फिर उन्होंने दराज में से एक लिफाफा निकालकर मुजम्मिल को दिया। मुजम्मिल ने लिफाफा लेकर इसमें से तस्वीरें निकाली और फिर देखने लगा। फिर एक तस्वीर अलग करके बोला, हाँ, यही तस्वीर चाहिए। फिर बाकी तस्वीरें और लिफाफा अपने अब्बू को थमाकर चला गया। मुस्तफा अजीम इन तस्वीरों को दोबारा लिफाफे में डाल रहे थे कि शायान अपने पुरतजस्सुस फितरत के हाथों मजबूर होकर तेजी से इनके पास आ गया और चक कर तस्वीरों को देखने की कोशिश करता हुआ बोला, ये क्या है? फिर उन तस्वीरों को देखकर पूछा, ये कौन है? तुम्हें नहीं पता कौन है? वो इसकी लाइल्मी को शरारत समझकर मुस्कुराते हुए बोले। तो शयान अपनी बड़ी-बड़ी आंखों को झपककर सर दाएं-बाएं हिलाने लगा। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो हंसकर बोले और तस्वीरें लिफाफे में डालने लगे तो शयान इनका बाजू दबोच कर बोला, बताएं ना दादा अब्बू, ये कौन है? अब वो इसकी बचकाना सी उलझन को महसूस करके चौंके। क्या तुम्हें अब्बू ने कभी इनके बारे में नहीं बताया? इसने नफी में सर हिला दिया। क्या तुमने कभी इनकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी? शाया ने एक नजर गौर से तस्वीर में नजर आते चेहरे को देखा और फिर दोबारा नफी में सर हिलाने लगा। अजीम की पेशानी पर लकीरें उभर आईं। वजदान को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बड़बड़ाए, फिर हाथ मारकर दराज बंद करते हुए शायान से बोले, अब्बू ने नहीं बताया तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ ये कौन है, आओ मेरे साथ। फिर वो इसका हाथ पकड़कर इसे साथ ही सोफे पर जा बैठे। फिर वो सारी तस्वीरें इसे एक एक करके दिखाते हुए धीरे धीरे इसे कुछ बताने लगे। मैं ये तस्वीरें अपने पास रख लूं? इनकी बात खत्म हुई तो शायान बोला, हाँ, लेकिन अब्बू से जिक्र मत करना, इन्हें इनके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उन्होंने रसान से समझाया तो इसने जज्बात में सर हिला दिया। अगले दिन 9 बजे से कुछ मिनट पहले ही मुजम्मिल अपने साथ वजदान और मुस्तफा अजीम को लिए डॉक्टर रहमत क्लिनिक पहुंच गया था। डॉक्टर रहमत इससे कल बता चुके थे कि आज वो वजदान के साथ सिटिंग रखेंगे। वो लोग रूम में दाखिल हुए तो डॉक्टर रहमत इनके इस्तकबाल की अपनी सीट से उठ गए। ये गर्मजोशी गालिबन इनके मिजाज का हिस्सा थी। इन तीनों को कुर्सियां पेश करके वो खुद भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गए। हाँ, तो बताइए क्या लेंगे, चाय या ठंडा? मुस्तफा अजीम को लगा वो क्लिनिक नहीं आए कि बल्कि किसी अजीज से मिलने इनके इसके घर जा पहुंचे। इनकी तबीयत तकल्लुफी पर अजीब सा महसूस करते हुए उन्होंने जल्दी से कहा, इसकी क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? मगर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं, सर हिलाकर अपने आप से बोले, चाय ही मंगवा लेता हूँ। इंटरकॉम उठाकर चाय लाने को कहा। जब चाय आई तो उन्होंने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चाय लाने वाली लड़कियों को जाने का इशारा किया और खुद अपनी जगह से उठकर चाय बनाने लगे। कितनी चीनी लेते हैं मुस्तफा साहब? वो चेहरे पर अजीब से तासुरात के साथ बोले, 1.5 चम्मच। फिर उन्होंने मुजम्मिल से भी यही सवाल किया। मुस्तफा अजीम के बरक्स इसके चेहरे पर उचंबे का कोई तासुर नहीं था। इससे मालूम था डॉक्टर रहमत अपने मरीजों से इसी तरह पेश आते हैं। 2 चम्मच, इसने कहा। डॉक्टर रहमत ने चीनी मिलाकर इनके कप इनके सामने रखे। फिर तीसरे कप में चाय डालकर शुगर पॉट हाथ में लिया और वजदान से पूछा, कितने चमचे? फिर फौरन ही बोले,
लेकिन मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ जबकि मुझे मालूम है तुम मीठी चाय पीते हो। 3 चमचे काफी होंगे। इनके खुद कलामी सुनकर बेसाख्ता वजदान की जबान से निकला, मैं चाय बिना शक्कर के पीता हूँ। डॉक्टर अहमद ने हाथ में पकड़ा चीनी का चमचा शुगर पॉट में उलटकर वजदान की तरफ मुस्कुराकर देखा और बगैर बिना चीनी के चाय का कप इसे पकड़ा दिया। मुस्तफा अजीम को अचानक ही इनके अब तक के रवैये की वजह समझ आ गई। वजदान की ये आदत खुद इन्हें भूल चुकी थी, बल्कि शायद किसी को भी इसकी ये आदत याद नहीं रही थी, क्योंकि जब से वो वापस आया था इसे चीनी मिली चाय ही मिल रही थी। और वजदान भी आराम से पी लेता, वरना 10 साल पहले वो चीनी वाली चाय को हाथ भी नहीं लगाता था। डॉक्टर अहमद को यकीनन ये बात आफाक ने बताई होगी और अब उन्होंने गैर महसूस अंदाज में वजदान को इसकी एक भूली हुई आदत याद करवा दी थी। मुस्तफा अजीम अचानक इनसे बहुत मुतासिर नजर आने लगे थे। उन्होंने मुजम्मिल को देखा जो इनके तासुरात की तब्दीली महसूस करके मुस्कुरा रहा था। फिर जितनी देर में चाय पी गई उन्होंने वजदान से कोई बात नहीं की। चाय खत्म होने के बाद डॉक्टर अहमद इसके दाएं बाएं बैठे इसके वालिद और भाई से बोले, आप दोनों के साथ काफी बातें कर ली, अब मेरा जी चाह रहा है कि वजदान से भी कुछ गपशप हो जाए। मुजम्मिल वालिद साहब को लाउंज में ले जाऊं। और मुजम्मिल फौरन उठकर मुस्तफा अजीम की तरफ आ गया। चलें अब्बू, बाहर चलकर बैठते हैं। फिर इन्हें साथ लिए कमरे से बाहर आ गया। वजदान ठीक तो हो जाएगा मुजम्मिल, वो आज भरे लहजे में बोले, इंशाल्लाह आप अच्छी उम्मीद रखिए, अल्लाह सब बेहतर करेगा। फिर डॉक्टर साहब भी तो वजदान को पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वजदान ठीक हो जाएगा। आप यहाँ आराम से बैठे और बिल्कुल परेशान ना हो। इन्हें तसल्ली देते हुए मुजम्मिल ने इन्हें अपने साथ ही सोफे पर बिठा लिया। इन दोनों के कमरे से निकलते ही डॉक्टर अहमद वजदान की तरफ मुतवज्जा हुए। हाँ तो बरखुरदार, अपने बारे में कुछ बताओ। कुछ भी, जैसे कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, कौन सा सबसे काम अच्छा लगता है, या स्पोर्ट्स के बारे में ही कुछ कोई बात कर लो। आफाक ने मुझे बताया था तुम कॉलेज में फुटबॉल टीम के कप्तान थे, तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है? वो सवाल पे सवाल किए जा रहे थे और कहीं भी जवाब लेने के लिए रुके नहीं थे। चौकोर पेपर वेट को हाथ में लेकर घुमाते वजदान को देखते हुए इन्हें जवाब मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि वो इस वक्त सोच में डूबा लग रहा था, पर इसकी आंखों की उलझन बता रही थी कि वो अपनी पुरसोच को मुर्तकज नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर रहमत तो चुप होकर इसे देखा, फिर बोले, ब्लू कलर तुम्हारा फेवरेट है? वजदान ने इनकी तरफ देखा तो वो अपने अंदाजे की वजाहत में बोले, दरअसल मैं सोच रहा था कि टेबल पर व्हाइट और ब्राउन कलर के पेपर वेट भी रखे हैं, मगर तुम अपने सामने रखे इन पेपर वेट को छोड़कर दूर रखे ब्लू पेपर वेट को उठाकर इससे खेल रहे हो। ये पेपर वेट ब्लैक कलर का है। वजदान ने पेपर वेट की तरफ देखे बगैर कहा, अरे हाँ ये तो ब्लैक ही है। वो चौंक कर बोले, जैसे पहले कभी इसके कलर पर ध्यान न दिया हो। वजदान को समझने में वक्त नहीं हुई कि वो एक्टिंग कर रहे थे। इसने पेपर वेट नीचे रखा और दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर बैठ गया। डॉक्टर अहमद फिर से शुरू हो गए, अच्छा तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? बुक रीडिंग। उन्होंने टेबल की तरफ देखते वजदान को देखकर कयास किया। वैसे भी मुझे बुक रीडिंग का शौक है, कभी कभार कुछ वक्त निकालकर लाइब्रेरी में चला जाता हूँ। मामले में मेरी आदत बिल्कुल मलीहा जैसी है। उन्होंने इतनी अचानक मलीहा का नाम लिया था कि वजदान ने करंट खाकर इन्हें देखा। वो इसकी कैफियत को नोट करने के बावजूद बोलते रहे, मुश्ताक यूसुफी मेरे फेवरेट राइटर हैं, उनकी ये किताब तो मुझे खास तौर पर पसंद है। चलो मैं तुम्हें कुछ लाइन्स सुनाता हूँ। बोलते बोलते वो उठे और वजदान के सामने रखी किताब उठा ली। उन्होंने इसके हाथों की हरकत इतनी नुमायां रखी कि वजदान जरूर मुतवज्जा होता। फिर जैसे ही वो किताब उठाते इसकी नजर किताब के नीचे रखी मलिहा की तस्वीर पर भी पड़ती, जो उन्होंने मुजम्मिल से खास तौर पर मंगवाई थी और हिदायत की थी कि तस्वीर ऐसी हो जिसमें मलिहा का चेहरा वाजे नजर आ रहा हो। इनके हाथ की हरकत पर वजदान बेसाख्ता मुतवज्जा हुआ था और उसकी नजर बंद गई। डॉक्टर रहमत सरसरी सी नजर इस पर डालकर किताब खोलते हुए इसमें से कुछ लाइंस पढ़ने सुनाने लगे। गाहे बगाहे वो इसे भी देख लेते जिसके चेहरे पर तनाव की कैफियत नजर आ रही थी और जरा देर में ही इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। जब उन्हें यकीन हो गया कि वजदान उनकी आवाज नहीं सुन रहा तो किताब बंद करके टेबल पर रखते वो इसके साथ वाली चेयर पर आ बैठे। इसके बाद उन्होंने हाथ बढ़ाकर मलिहा की तस्वीर इसके सामने से उठा ली। वजदान हड़बड़ा कर चौंका, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। डॉक्टर रहमत ने इसके बाजू पर हाथ रखकर तस्वीर उसके सामने लहराई। दिल चाह रहा है तो कुछ देर और देख लो। वजदान ने गर्दन मोड़े बगैर ही इनकार में सर हिला दिया तो वो कसदन मुस्कुराते हुए बोले,
हाँ भाई, तुम्हें तस्वीर की क्या जरूरत है जब बिलमशाफा मुलाकात हो जाती है। वैसे बातें तो खूब होती होंगी, क्या बातें होती हैं? इनके पूछने के अंदाज में इतनी शौक़ी थी जैसे कॉलेज बॉय अपने दोस्त से डेट का अहवाल मालूम कर रहा हो। वजदान ने सर झुकाते हुए आहिस्ता से कहा, मैं इनकी आवाज सुनने को तरस गया हूँ। अब वो एकदम सी संजीदा नजर आने लगे। तुम इससे क्या सुनना चाहते हो? वजदान ने आंखें बंद कर ली। मैं बस इतना चाहता था कि एक दिन वो खुद मेरे पास चली आए और कहे, लो मैं तुम्हारी हुई। इसने आंखें खोल दी। एक बार उन्होंने भी चाहा था कि मैं इनके पास आ जाऊं और वो मुझसे सब कह दें जो उन्होंने कभी नहीं कहा। फिर मैं इनके पास गया भी, मगर उन्होंने मुंह फेर लिया। खुद बुलाकर मुंह फेर लिया। वजदान होंठ काटने लगा। बहुत तकलीफ हुई थी, अब भी होती है, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिससे मोहब्बत की इसे रहम की आदत नहीं। जीते जी भी शराब दिखाए और मरकर भी शराब दिखाती है। अब डॉक्टर रहमत को कुछ पूछने या कहने की जरूरत नहीं थी। वो बिना रुके बोलता ही चला गया। 2 घंटे बाद जब वो डॉक्टर के कमरे का दरवाजा खोल कर बाहर आया तो उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो जज्बाती मोड़कों से गुजर कर आ रहा है। मुस्तफा अजीम इसे देखते ही खड़े हो गए, फिर तेजी से इसके पास चले आए। तुम ठीक हो बेटा? जी अब्बू, इसने खोखली आवाज में कहा। डॉक्टर ने क्या कहा? आप दोनों को अंदर बुलवाया है, उसने मुजम्मिल की बात का जवाब देते हुए कहा। तो मुजम्मिल बोला, ठीक है तुम बैठो, हम थोड़ी देर में आते हैं। फिर वजदान को छोड़कर वो दोनों डॉक्टर के कमरे में चले आए। मुझे इनकी बीमारी का पता चल गया है, ये शिजोफ्रेनिया में मुब्तला है। वो दोनों बैठ चुके थे। डॉक्टर रहमान ने किसी सवाल से पहले ही कह दिया। अपने पिछले रवैये के बरखिलाफ वो इस वक्त प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रहे थे। मुस्तफा अजीम ने इनकी बात सुनी, फिर कदरे हैरानी से पूछा, ये क्या होता है? वो समझाने लगे, शिज़ोफ्रेनिया ऐसी नफ्सियाती बीमारी है जिसमें मरीज अपनी सोचों और ख्वाहिशात की उलझी दुनिया में जीता है और हकीकी दुनिया और इसके लोग, यहाँ तक कि मरीज की अपनी शख्सियत तक पस मंजर में चली जाती है। अगर आप किसी ऐसे मरीज से बात करेंगे, इसके जवाब आपके सवालों से मेल नहीं खाते। इसकी हरकत और सकनात भी अजीब होती हैं। साथ ही इसमें जज्बाती बेहिस्सी भी महसूस होती है। यानी वो चीजें जिन पर दूसरे लोग खुश या उदास होते हैं, ये इस पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल इज़हार नहीं करते। आपकी राय में यकीनन वो शख्स पागल होगा, लेकिन टेक्निकली शिज़ोफ्रेनिया के मरीज पागल नहीं होते, क्योंकि पागल इसे कहा जाता है जो सूझबूझ ना रखता हो। लेकिन शिज़ोफ्रेनिया के मरीज सूझबूझ रखते हैं, वो बातों को सुनते भी हैं और ठीक समझते भी हैं। बस इस पर रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं करते। दरअसल वो बैरूनी दुनिया के मुकाबले में अपने अंदर की दुनिया की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होते हैं, और अगर आप इनकी इस प्राइवेट वर्ल्ड तक रसाई पा सकें तो पता चलेगा कि इनकी बातें और हरकत 100% मानवी हैं। इस हालत को आम अल्फाज में सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये इस हद तक बढ़ सकती है कि मरीज के लिए वक्त का एहसास मिट जाता है। वो ये भी नहीं बता सकता कि वो किस वक्त किस जगह मौजूद है, और बाज़ औक़ात तो मरीजों की भूख प्यास तक खत्म हो जाती है। वो लगातार कई दिनों तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं, बल्कि अगर आप खिलाना भी चाहें तो वो नहीं खाएंगे। बाज़ एक्यूट केसेस में तो मरीज पर्सनल हाइजीन और हाजत तक से बेनियाज हो जाते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो गिर्द आलूद चेहरों और खस्ता लिबास में सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। कभी यूं ही खला में घूरने लग जाते हैं, कभी सर झुकाकर कुछ बड़बड़ाने लगते हैं, और कभी अचानक ही इन पर जुनून तारी हो जाता है तो चीखने चिल्लाने लगते हैं। इनमें अक्सर लोगों को शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ लाहक होता है। हम में से ज्यादातर उन्हें पागल समझकर हकारत की नजर से देखते हैं, और बाज तो फिर पत्थर फेंकने से भी नहीं चूकते। शिज़ोफ्रेनिया की इब्तिदाई स्टेज से गुजरते हुए वजदान को भी इन हालात का सामना करना पड़ा था, जब लोगों ने इस पर आवाजें कसी और इस पर पत्थर फेंके। अपने लाडले बेटे के लिए इन अल्फाज पर मुस्तफा अजीम का चेहरा मुतगय्यर हो गया था। मुजम्मिल ने फौरन इनके हाथ पर हाथ रखकर थपकते हुए उन्हें रिलैक्स करना चाहा, मगर अपने बेटे के इस गुजरे हुए दौर को भी बर्दाश्त करना इनके बस से बाहर था। डॉक्टर रहमान इसी संजीदगी से कहते रहे, वैसे आपके बेटे की पर्सनल ट्रेजेडी से हट कर भी ये केस बहुत अनोखा है। आमतौर पर शिज़ोफ्रेनिया का किसी जज्बाती सदमे से कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर वजदान के मर्ज का बराह रास्त ताल्लुक मलिहा की मौत से है। मलिहा के बाद वजदान सेल्फ ऑब्जर्वेशन के फेज से गुजरा था, हालांकि वो जल्द ही किसी प्रॉपर इलाज के बगैर इस फेज से बाहर भी आ गया था।
जिसके लिए आपको शयान का शुक्रगुजार होना चाहिए। इस बच्चे के साथ जज्बाती वाबस्तगी से ही इसे हकीकी दुनिया की तरफ लौटने पर मजबूर किया। वरना शिज़ोफ्रेनिया के मरीजों में विल पावर के इस्तेमाल की मिसालें बहुत कम मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक हो गया है। इसमें किसी दूसरे मरीज की तरह ही ज़हनी इंतशार और इर्तिकाज़ की कमी पाई जाती है। क्योंकि ये अलामात शदीद नहीं और वो कई सालों से इन अलामात के साथ ही एक हद तक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, लेकिन इसके ज़हन में ख़यालात की रो हर वक्त बहती रहती है। और आफ्टर शॉक्स की अलामात तो आपने भी नोट की होगी। 10 साल बाद लौटने पर इसके अंदाज में ना तो गर्मजोशी है और ना ही वो किसी नाराजगी का इजहार करता है। लेकिन वो ये क्यों कहता है कि इसे मलिहा नजर आती है? वो चुप हुए तो मुजम्मिल जल्दी से बोला, दैट्स हेल्यूशन। और ये शिज़ोफ्रेनिया में बहुत कॉमन है। हालांकि ज्यादातर एडिटोरियल एक्सप्रेशन की रिपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत से मरीज ऐसी चीजों को भी देखते हैं जो दूसरों को नजर नहीं आती। वजदान को मलिहा नजर आती है क्योंकि वो वैसे देखना चाहता है, और इसी शदीद ख्वाहिश के पेश नजर इसके जहन ने मलिहा की शबीयत तराश ली है। और इसकी यादाश्त, क्या वो वाकई यादाश्त खो चुका है? एक और सवाल हुआ। डॉक्टर रहमत ने तरहम भरी नजरों से मुस्तफा अजीम को देखा। बदकिस्मत से शिज़ोफ्रेनिया के अक्सर मरीजों की यादाश्त खोनी पड़ती है, कभी जुज़वी और कभी मुकम्मल तौर पर। इन मरीजों के दिमाग में किसी शऊर की कोशिश के बगैर ख़यालात का रेला बहता चला जाता है। ये किसी मछली के बाजार की तरह ही है, जहाँ हर आवाज़ आपको अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। नतीजतन आप किसी को भी तवज्जो नहीं दे सकते। इनको ज़हनी इर्तिकाज़ की कमी कहते हैं। ये कमी सिर्फ सोचों पर इर्तिकाज़ की नहीं होती, बल्कि वो यादों पर भी इर्तिकाज़ की कर पाते हैं। और इतना तो सभी जानते हैं कि जब हम किसी को चीज को याद नहीं रख पाते तो इसे भूल जाते हैं, और फिर वो कुछ सोच कर बोला। लेकिन हमारी याददाश्त और हमारे जज्बात के बीच गहरा ताल्लुक होता है। इसलिए ये भी मुमकिन है कि वजदान की याददाश्त शिज़ोफ्रेनिया से नहीं, बल्कि जज्बाती सदमे से मुतासिर हुए ही। इस सिचुएशन को फ्यूज स्टेट की सूरत में बयान किया जा सकता है। अमनेशिया की इस किस्म में खास तौर पर जज्बाती धचका याददाश्त के खोने का सबब बनता है, लेकिन कभी-कभी कुछ यादें महफूज रह जाती हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि इन यादों में कोई रब्त हो, लेकिन वजदान के जहन में वही यादें ताज़ा रही जो मलिहा से मुतालिक थी। फिग्यूड स्टेट में कभी-कभार मरीज अपने असली शख्सियत खोकर नई शख्सियत बना लेते हैं, जैसे वजदान ने खुद को अब्दुल्ला की शख्सियत में ढाल लिया था। कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए।